नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। देश भर में कोविड-19 संक्रमितों की जो संख्या है वो 4 लाख को पार कर गई है। हालांकि रिकवरी रेट में भी तेजी से सुधार हुआ है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम, उसका फैलाव रोकने और प्रबंधन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कई कदम उठाए हैं। इन कदमों पर डालेंगे विस्तार से नजर। बात करेंगे देश और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए कार्यक्रमों की, योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संदेश की, साथ ही देश और दुनिया की अहम खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश भर में एक दिन में कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक 15,413 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या रविवार को 4 लाख के आंकड़े को पार कर गई। हालांकि कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर में भी लगातार इजाफा हो रहा है। देश भर में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 55.49% हो गई। कोरोना वायरस से अब तक 2,27,755 रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ हुए लोगों की संख्या इलाज करवा रहे रोगियों की संख्या से लगभग 58,000 अधिक है। इस समय लगभग 1,69,451 मरीजों का इलाज चल रहा है। और इस बीच देश में कोरोना की जांच के काम में भी लगातार तेजी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्रतिदिन जांच किए जाने वाले नमूनों की संख्या का बढ़ना जारी है और उनका ध्यान प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने पर है। रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 1,90,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई और अब तक 68 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस समय 722 सरकारी और 259 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना की जांच की जा रही है। अब देश भर में 981 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के हालात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक अहम बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और अन्य आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़े। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने कोविड-19 को लेकर राजधानी के हालात पर चर्चा की। गृह मंत्री के साथ बैठक में दिल्ली के कोविड-19 से बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों में संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने की प्रक्रिया और स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटों में 3,000 कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना से संक्रमित होने की जो तादाद है वो 60,000 के करीब पहुंच गई। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने रविवार को दिल्ली में कोरोना वायरस के तीव्र प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर निषिद्ध क्षेत्रों में फिर से मैपिंग किए जाने की सिफारिश की। साथ ही संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों को भी पृथकवास में रखने का सुझाव दिया। गृह मंत्री ने दिल्ली सरकार को वीके पॉल समिति की सिफारिशों को लागू करने का सुझाव दिया। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समिति ने सिफारिश की है कि निषिद्ध क्षेत्रों में दोबारा कड़ी निगरानी की जाए और उनकी सीमाओं पर और क्षेत्र के भीतर की गतिविधियों पर नियंत्रण बनाए रखा जाना चाहिए। इसके मुताबिक समिति ने प्रत्येक संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के साथ ही इन्हें पृथकवास में रखने का सुझाव दिया। इस कार्य के लिए आरोग्य सेतु और इतिहास ऐप का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाए। समिति की इस रिपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा की गई और इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या करीब 60,000 होने के बाद सरकार शहर में निषिद्ध क्षेत्रों की रणनीति को मजबूत बनाने में जुट गई ताकि संक्रमण को बड़े इलाके में फैलने से रोका जा सके। गौरतलब है कि शहर में पिछले 24 घंटे में और 3,000 लोगों की कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। यह लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली में 3,000 या उससे ज्यादा कोविड-19 के नए मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 3,630 नए मामले सामने आए। वहीं शुक्रवार को 3,137 नए मामले सामने आए थे। कोरोना वायरस से संक्रमित दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत में प्लाज्मा थेरेपी के बाद काफी सुधार हुआ है। इसकी जानकारी खुद उनके कार्यालय ने दी, जिसमें यह कहा गया है कि सत्येंद्र जैन का बुखार अब उतर गया है और उनका ऑक्सीजन लेवल भी पहले से ठीक है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी, जिसके बाद से उनकी सेहत में काफी सुधार आया है।
केंद्र सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम, उसका फैलाव रोकने और प्रबंधन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कई अहम कदम उठाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए विभिन्न दिशा निर्देशों, सलाह और उपचार के तौर तरीकों की जानकारी राज्यों को दी गई, ताकि एकजुट होकर कोविड-19 से निपटा जा सके। कई राज्यों ने महामारी से निपटने के इन उपायों पर अमल किया है और इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दिए। मुंबई की घनी आबादी वाले धारावी में अप्रैल में संक्रमितों की संख्या 491 थी और 12% की बढ़ोतरी से 18 दिनों में रोगियों की संख्या दोगुनी हो रही थी। लेकिन बीएमसी की ओर से किए गए उपायों से मई में महामारी की वृद्धि दर घटकर 4.3% और जून में लगभग 1% रह गई। साथ ही कोविड मामलों की संख्या दोगुनी होने की अवधि मई में 43 दिन और जून में 78 दिन हो गई। मंत्रालय ने कहा कि बीएमसी ने 4T यानी कि ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग वाले मॉडल पर कड़ाई से अमल किया है। मिजोरम सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि 23 जून तक बढ़ाकर 30 जून कर दी है। राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कल हुई बैठक में कोविड-19 के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए ये फैसला लिया गया। लॉकडाउन की अवधि आज समाप्त होने वाली थी, लेकिन इससे पहले राज्य सरकार ने ऐलान किया कि मिजोरम में कोरोना वायरस को पूरी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए प्रतिबंधों को 1 और सप्ताह तक बढ़ाया जाना जरूरी है। पूर्वोत्तर के एक और राज्य मेघालय में रात के 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगने वाले रात्रिकालीन कर्फ्यू को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी है। रात्रिकालीन कर्फ्यू आज खत्म हो रहा था। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार ने लोगों की अंतर राज्य आवाजाही पर लगे प्रतिबंध को भी 30 जून तक बढ़ा दिया है। और इसी बीच मणिपुर के उखरूल जिले में 100 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर मंगलवार से काम करना शुरू कर देगा। वहीं चेन्नई और इसके बाहरी इलाकों में रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहा। किराना और फल सब्जियों की खुदरा दुकानें भी बंद रहीं। राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अगले रविवार भी लॉकडाउन पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। इस बीच तमिलनाडु में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। राज्य में कल रिकॉर्ड 2532 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो 59,000 से अधिक हो गई। भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएक्स एरावत कोरोना के चलते मालदीव में फंसे 198 भारतीयों को लेकर रविवार को माले से तमिलनाडु के तूतीकोरिन के लिए रवाना हो गया। भारतीय नौसेना ने विदेश में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चला रखा है, जिसके तहत इन लोगों को लाया जा रहा है। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत मालदीव और श्रीलंका से पहले ही 2800 से ज्यादा लोगों को कोच्चि और तूतीकोरिन बंदरगाहों पर वापस लाया जा चुका है। स्पेन में कोरोना के मामले नियंत्रण में आने के बाद वहां की राष्ट्रीय आपातकाल खत्म कर दिया गया है। यहां आपातकाल की स्थिति 14 मार्च को लगाई गई थी। वहीं फ्रांस में भी प्रतिबंधों में ढील देने के बाद माध्यमिक स्कूल खुलना शुरू हो गए। साथ ही बांग्लादेश की राष्ट्रीय विमानन कंपनी विमान बांग्लादेश एयरलाइंस ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदियां लागू किए जाने के करीब 3 माह के बाद रविवार को उड़ानों की शुरुआत की। यहां पर 1 जून से घरेलू उड़ानों की शुरुआत की गई थी। वहीं दुबई की सर्वोच्च आपदा प्रबंधन कमेटी ने 7 जुलाई से पर्यटकों को अनुमति देने की घोषणा की है। हालांकि इसके लिए पर्यटकों को हाल ही में किए गए कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट और एयरपोर्ट पर जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 जांच को धीमा करने को कहा है, क्योंकि संक्रमण के बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ट्रंप ने एक कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका ने 2.5 करोड़ लोगों की जांच की। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में संक्रमितों की कुल संख्या 88 लाख को पार कर गई। वहीं मृतकों की संख्या 4,65,000 के पार पहुंच गई। दुनिया में संक्रमितों के मामले में दूसरे नंबर पर चल रहे ब्राजील में मृतकों की संख्या 50,000 के पार हो गई है। और इसी के साथ फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।
कोविड से बच गई है। मैं मार्च 20 तारीख को मेरा एम्स पटना में जांच हुआ था और रिजल्ट 22 को आया कि मैं पॉजिटिव हूँ। और पॉजिटिव होने के बाद तुरंत उन्होंने मुझे आइसोलेशन वार्ड में रखा था। 11 दिन के बाद मैं 2 नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद उधर से डिस्चार्ज हुई हूँ। और मेरा बेटा इटली से आया था मार्च 5 को, उनका भी टेस्ट किया गया। मेरा पति और दोनों बेटे का किया, सब नेगेटिव आया है। और मेरे को अभी घर में 14 दिन का क्वारंटाइन के लिए बोला है। मैं घर के अंदर ही बैठूंगी। और समाज से मुझे ये बोलना है कि जो सूचनाएं हमारा सरकार ने हमको दिया है पूर्ण विधि से उसको पालन कीजिएगा और जितना हो सके बाहर न निकले। और मैं सबसे बड़ा मेरा ये बोलना चाहता हूँ कि खुदा पर भरोसा रखिए, क्योंकि वही हमको चंगाई करता है। साथियों, ऐसे समय में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है। कुछ लोग 4 नई चीजें लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढीकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों को प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। हम स्वयं डॉक्टर न बन जाएं। नोवल कोरोना वायरस, जिसको हम कोविड-19 कहते हैं, ये एक नया वायरस है जो स्पीशीज जंप करके एनिमल से ह्यूमंस में आया और इस वायरस ने अपने आप को चेंज किया जिससे वो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड कर सकता है। अब ये बेसिकली एक ह्यूमन वायरस है और एक इंसान से दूसरे इंसान से खांसने से ड्रॉपलेट से फैलता है। सम आर डूज एंड डोंट्स कि भाई हैंड वॉशिंग, डोंट वरी अबाउट नॉन वेज, डोंट वरी अबाउट पेट्स। सम पीपल आस्किंग नाउ पेट्स के बारे में। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट बट वॉश योर हैंड्स रेगुलरली एंड so maintain distance if you can while traveling. अगर बाहर नहीं गए और घर पे ही हैं तो you can even say after every 6 hours you can do it. पर अगर ट्रैवल कर रहे हो और बार बार चीजें टच कर रहे हो तो as frequently as possible. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। खबरों में बढ़ेंगे आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लद्दाख की स्थिति पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और 3 सेनाओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक के बाद सशस्त्र सेनाओं को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन की सेना के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी आजादी दी गई। बैठक में चीन के साथ सीमा पर चौकसी के अलग अलग रणनीतिक तरीके अपनाने पर भी चर्चा हुई। सेना के शीर्ष अधिकारियों से जल, थल और वायु सीमा पर चीनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। और इसी बीच समाचार एजेंसी PTI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना से जारी तनाव के बीच सरकार ने तीनों सेनाओं को घातक हथियार और गोला बारूद की खरीद के लिए 500 करोड़ रुपए के आपात फंड को मंजूरी दी है। यानी कि सरकार ने तीनों सेनाओं को उनकी जरूरत के मुताबिक 500 करोड़ रुपए तक के घातक हथियारों और गोला बारूद को खरीदने की छूट दी है। भारत ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के अनुचित दावे स्वीकार्य नहीं है। गलवान घाटी क्षेत्र के बारे में भारत की स्थिति ऐतिहासिक और स्पष्ट है। चीन के प्रवक्ता द्वारा गलवान घाटी क्षेत्र की घटनाओं के बारे में बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह के दावे खुद चीन के अतीत की स्थिति के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को गलवान घाटी सहित भारत चीन सीमा क्षेत्रों में समूची वास्तविक नियंत्रण रेखा की पूरी जानकारी है।
उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का हमेशा सम्मान किया है और कभी उसका उल्लंघन नहीं किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत की विजय के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित विजय परेड में शामिल होने के लिए आज रूस रवाना होंगे। रूस ने उन्हें इस ऐतिहासिक परेड में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। यह ऐतिहासिक परेड 24 जून को मॉस्को के रेड स्क्वायर पर होगी। परेड में भारत की तीनों सेनाओं का 75 सदस्यीय दल शामिल हो रहा है। रूस और अन्य मित्र राष्ट्रों के सैनिकों के बलिदान और साहस के सम्मान में ये परेड आयोजित की जाती है। पहले ये कार्यक्रम 9 मई 2020 को आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसको स्थगित कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ 2 मुठभेड़ों में रविवार को 4 आतंकवादी मारे गए। श्रीनगर जिले के जादिबल इलाके में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के लिखंडीपोरा क्षेत्र में रविवार सुबह आतंकी संगठन जैश-ए का एक आतंकी मारा गया। इसके कब्जे से AK-47 राइफल, एक मैगजीन और एक पिस्टल बरामद की गई। पुलिस के अनुसार निखंडीपुरा कुलगाम मुठभेड़ में मारे गए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में की गई। भारत के पास अप्रैल के अंत में 157.4 अरब अमेरिकी डॉलर की अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियां भी हैं, जिसके साथ वह इन प्रतिभूतियों का 12वां सबसे बड़ा धारक बन गया। अमेरिकी वित्त विभाग के आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास ये प्रतिभूतियां मार्च में घटकर 156.5 अरब डॉलर रह गई थीं, लेकिन अप्रैल में ये 0.9 अरब डॉलर बढ़कर 157.4 अरब डॉलर हो गई। कोरोना वायरस महामारी के चलते वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच इस साल अमेरिकी प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त में कोई खास रुझान देखने को नहीं मिला है। भारत के पास प्रतिभूतियों का अधिकतम स्तर फरवरी में था, जब भारत के पास अमेरिका की 177.5 अरब डॉलर की सरकारी प्रतिभूतियां जमा हो गई थीं। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को नई जिम्मेदारी मिली है। दरअसल उर्जित पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन नियुक्त किए गए। उर्जित पटेल 22 जून को NIPFP के चेयरमैन पद को संभालेंगे। उर्जित पटेल से पहले इस पद पर विजय केलकर थे। आदिवासियों को सशक्त बनाने के मकसद से चलाई जा रही वन उत्पादक वस्तुओं की खरीद के मामले में रिकॉर्ड सफलता हासिल हुई है। 16 राज्यों में MFP योजना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 79.42 करोड़ रुपए के वनोपज वस्तुओं की खरीद की गई। इसके साथ ही सरकारी और निजी व्यापार दोनों के लिए वर्ष की कुल खरीद 2000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई। छत्तीसगढ़ ने 20,270 मीट्रिक टन माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की खरीद के लिए 52.80 करोड़ रुपए का कारोबार कर राज्यों में बाजी मारी। कोविड-19 के दौरान ये योजना आदिवासियों के लिए कल्याण के लिए रामबाण साबित हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कल उत्तर प्रदेश जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 6 साल में 6 दशक के गैप को पाटने का काम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि PM मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल उपलब्धियों और चुनौतियों से निपटने का साल रहा। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत की स्वास्थ्य समस्याओं के साथ ही भारत की आर्थिक समस्याओं का भी समाधान किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान अगले 3 साल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। भारत समेत दुनिया भर में 21 जून को 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ हुई। कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के कारण इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मंच के माध्यम से मनाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में विश्व योग की शक्ति और क्षमता को बेहतर ढंग से समझा जा रहा है। गीता में भगवान कृष्ण ने योग की व्याख्या करते हुए कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता ही योग है। योग को परिभाषित करते हुए अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये धरती को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने की दिशा में सशक्त प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में विश्व योग की शक्ति और क्षमता को बेहतर ढंग से समझ रहा है और आज योग की जरूरत को पहले से भी अधिक
गंभीरता से महसूस कर रहा है। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है, जो वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है और ये किसी से भेदभाव नहीं करता। उन्होंने इस वर्ष के योग दिवस की थीम घर पर योग, परिवार के साथ योग का जिक्र करते हुए कहा कि परिवार के साथ योगाभ्यास करने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। उन्होंने लोगों से योग को दैनिक गतिविधि के रूप में अपनाने की अपील भी की। योगा एनहांस आवर क्वेस्ट फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट। It has emerged as a force for unity and deepens the bonds of humanity. प्रधानमंत्री ने कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ करता है, बल्कि मानसिक आरोग्य और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है, जिससे चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जागरूक नागरिक के रूप में हम एक परिवार और एक समाज के रूप में एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफल और विजयी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि योग विश्व के लिए भारत का सबसे बड़ा उपहार है। उन्होंने कहा कि संघर्ष और तनाव के बीच विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के इस दौर में शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखने में योगाभ्यास सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जीवन में योग अपना रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षण संस्थाओं में अपने ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम में योग को भी सम्मिलित करने की अपील की है। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के दौर में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग एक बेहतरीन साधन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विश्व भर में मिल रहे जबरदस्त समर्थन पर खुशी जताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत सकारात्मक उद्देश्य से पूरे विश्व को एकजुट करने में सफल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्पीक मैके द्वारा आयोजित डिजिटल योग और ध्यान शिविर का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि योग अखिल मानवता को भारत की अमूल्य भेंट है, जिसने विश्व भर से करोड़ों जिंदगियों को संवारा है। उन्होंने यूनिसेफ किड पावर के तहत बच्चों के लिए 13 योग अभ्यास और मुद्राएं सिखाए जाने की सराहना की। With the education institutions conducting only online classes in the wake of pandemic, I would like to suggest to the government that they include yoga as part of online learning program. उपराष्ट्रपति ने कहा कि 5000 साल पुरानी योग परंपरा मात्र शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये एक विज्ञान है जो संतुलन, मुद्रा, सौष्ठव, संभाव, शांति और समन्वय पर बल देता है। योग के तमाम अंग जैसे मुद्रा, श्वसन क्रिया का अभ्यास, ध्यान सम्मिलित रूप से मन और शरीर में अनेक प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि योग विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान है और इसे आगे बढ़ाने का दायित्व हमारा है। Yoga, a unique gift of India to the world, is now successfully transforming millions of lives around the globe. Yoga, which means to join or unite, basically seeks to bring about a harmonious union of the mind and body. It's a science that emphasizes balance, poise, grace, equanimity, peace and harmony. लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड संक्रमण के प्रभाव की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यद्यपि विश्व इस चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है,
हम इस चुनौती को खुद पर हावी नहीं होने दे सकते। हमें एक होकर सम्मिलित रूप से इस महामारी के विरुद्ध संघर्ष करना होगा और अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करना होगा। You are all aware this year the world is fighting one of the biggest public health crises, the COVID-19 pandemic. Indeed, the world is going through challenging times and we simply cannot allow the pandemic to get the better of us. We have to unite and put up a stronger fight and to ensure that we are healthy physically and mentally. आधुनिक जीवन के दबाव और तनाव के कारण युवाओं द्वारा की जा रही आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं बिल्कुल टाली जा सकती हैं। योग ऐसे दबाव, तनाव, अवसाद और चिंता का समाधान करने में सहायक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने योग को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का कल शुभारंभ किया, जो 20 जुलाई को संपन्न होगी। इसका आयोजन एनसीईआरटी की ओर से किया जा रहा है। यह देश भर के 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिए खुली है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि प्रतियोगिता में दिव्यांग छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले 100 बच्चों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत चीन सीमा पर तैनात जवानों ने भी योग किया। आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में खारदुंग ला में बर्फ की चादर पर 18,000 फीट की ऊंचाई और उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास वसुधारा ग्लेशियर पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया गया। अरुणाचल प्रदेश में आईटीबीपी पशु प्रशिक्षण स्कूल लोहितरपुर के कर्मियों ने कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर घोड़ों के साथ योग किया। उत्तरी सिक्किम में भी आईटीबीपी जवानों ने 18,800 फीट की ऊंचाई पर योग किया। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने हिंदी में राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप जारी किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हिंदी में प्रतियोगी परीक्षाएं देने के इच्छुक छात्र अपने मोबाइल फोन पर इस ऐप के जरिए अभ्यास कर सकते हैं। इसके जरिए छात्र अपने घरों में सुरक्षित रहकर जेईई मेन और नीट एनईईटी सहित प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। और अब बात मौसम की। पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी से आने लगी हैं और इसके साथ ही साथ जो मौसम है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून 24 या 25 जून तक उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में पहुंच जाएगा। इससे पहले अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी मध्य के कुछ हिस्सों में गरज और धूल भरी आंधी के साथ ही प्री मानसून की बारिश हो सकती है। कई राज्यों और 50 से अधिक शहरों में आंधी और बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 दिन तक बारिश होने का अनुमान है। रविवार को कई पूर्वोत्तर राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। असम के गुवाहाटी समेत मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तक भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र आइजोल था। फिलहाल किसी तरह के किसी नुकसान की खबर नहीं आई है। देश के विभिन्न भागों में कल वलयाकार सूर्य ग्रहण देखा गया। इस अद्भुत खगोलीय घटना के दौरान सूर्य दहकती आग के गोल छल्ले की तरह दिखाई दिया। सुबह 9 बजे की खबरों में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।